नमस्कार दोस्तों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी आज की टॉपिक होगी राष्ट्रपति। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बिहार के दो एग्जामिनेशन जो ग्रामीण कस्बे के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है और साथ ही साथ आप जो बिहार पुलिस की जो आवेदन लिए जा रहे हैं, तो ये दो परीक्षा ग्रामीण इलाके के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। और इसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ वैसे विशेष टॉपिक्स पर परिचर्चा करेंगे जहां से प्रश्न के आने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आज देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 की, जहां पे राष्ट्रपति का जिक्र है। मतलब अगर हम देखें तो चूंकि हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल 25 भागे हैं। और इस 25 भाग में जो संविधान का भाग 5 है वो संघ, जिसका शीर्षक संघ है। और इसमें आप देखते हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है वो भाग 5 के अंतर्गत है। भाग 5 में आप कार्यपालिका का जब जिक्र करते हैं तो कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक है। अगर हम कार्यपालिका के बारे में जानें तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में कार्यपालिका के क्या स्वरूप हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश की अगर हम बात करें, क्योंकि आज के डेट में लगभग विश्व के हर देश में कमोबेश, भले उसका स्वरूप जिस तरह के भी हो, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें जो है वो गठित होती चली जा रही है। तो अगर हम देखें, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो स्वरूप होते हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा जो होता है वो संसदीय शासन प्रणाली। अब आप सोच रहे होंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। अगर हम अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें, जैसे कि अमेरिका इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है। हम अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब संसदीय प्रणाली वस्तुतः होता क्या, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली जो होते हैं उसमें क्या है, उसकी पहली खूबी ये होती है कि उसमें कार्यपालिका और विधायिका ये निकट संबंध से जुड़े होते हैं, निकटवर्ती संबंध पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप भारत में ही जैसे कार्यपालिका के स्वरूप को हम देखेंगे तो हमारे देश में कार्यपालिका के अंतर्गत कौन सा है। अगर हम संघ के कार्यपालिका की बात करते हैं तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो संघ की कार्यपालिका मुख्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर बनते हैं। और अगर आप देखें तो इसमें से ये अधिकांश सदस्य जो होते हैं, प्रधानमंत्री की बात करें हम, उनके मंत्रिपरिषद की बात करें, तो वो कहाँ से होते हैं, तो वो संसद से ही तो होते हैं। वो संसद का ही एक हिस्सा होते हैं जो विधायिका का भी कार्य करते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका में निकट के संबंध पाए जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। जैसा कि हमारे देश में अगर आप देखिए तो हमारे देश में भी कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। मतलब अगर राष्ट्रपति के हम परिचय के बारे में जानने का प्रयास करें तो हमारे देश में चूंकि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता।
क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो प्रायः प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं। तो हमारे देश में भी इसी तरह की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख होता है, वो हमारे संविधान के संवैधानिक प्रमुख है, वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है। अगर हम राष्ट्रपति को देखते हैं तो वो हमारे देश के प्रथम नागरिक है, वो हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की सुदृढ़ता का प्रतीक है। अगर आप देखेंगे तो तमाम काम, भारत सरकार के तमाम काम जो है वो राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं। तो ये तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझे कि हमारे देश में राष्ट्रपति पद जो है वो किस तरह से होते हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों की, तो हमारे संविधान की आर्टिकल 52 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो संविधान का अनुच्छेद 52 है वो 52 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो चूंकि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है और वहां पर होगा के लिए जो टर्म यूज किया गया है वो टर्म है शैल बी। मतलब ये होता है कि देश में राष्ट्रपति का पद जो 52 के अंतर्गत जो आप हम जानते हैं कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, वो पद कभी रिक्त नहीं हो सकता है, उस पद को किसी प्रक्रिया द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो शैल बी शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद जो है वो कभी रिक्त नहीं किया जा सकता और ना ही किसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के पद को समाप्त किया जा सकता है। तो हम समझ गए कि संविधान का अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में अंकित है। उसी तरह अगर हम देखें जो संविधान की हमारी अनुच्छेद 53 है, कार्यपालिका की अनुच्छेद 53 को अगर हम देखते हैं तो 53 में स्पष्ट रूप से है कि राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये कई दफे विभिन्न एग्जामिनेशन में ये अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिस्टमेटिक ढंग से उन सारे अनुच्छेद को भी जानेंगे। राष्ट्रपति एक लंबी चौड़ी टॉपिक है, लगभग मेरे ख्याल से 4-5 घंटे हमें लगेंगे आपके साथ राष्ट्रपति टॉपिक पे बात करने के लिए। तो हम इसको टुकड़ों में, खंडों में पढ़ने का कोशिश करेंगे और आई होप कि अगर आप इस क्लास को ध्यान से सुनते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन हो, उस चाहे वो पीसीएस लेवल के ही एग्जामिनेशन क्यों नहीं हो, जहां से इस टॉपिक से आपको प्रश्न यकीनन नहीं छूटेंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं कि जो अनुच्छेद 53 है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि राष्ट्रपति हमारी संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। कभी कभी आपको डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वहां पे इस बात को ध्यान रखना है कि संविधान की आर्टिकल 53(1) के तहत मतलब कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये तो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में हम देखें कि राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है मतलब संघ की कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका का प्रमुख है, कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होते हैं। अब हम लोग आते हैं सिस्टमेटिक वे में आर्टिकल 54 पर आते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है। खैर पहले देखते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जो है मतलब संविधान का अनुच्छेद 54 जो है यह है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। जब संविधान सभा में जो बहस हुई थी, हम अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में समझने का प्रयास करें भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति को, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में राष्ट्रपति के बारे में एक बहुत ही सुंदर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद ठीक वैसा ही है जैसा ब्रिटेन के सम्राट का पद होता है। मतलब भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की तरह होता है। जैसे ब्रिटेन के सम्राट जो होते हैं वो देश के प्रमुख हैं, लेकिन नाम मात्र के प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, वास्तविक सत्ता वहां के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है।
उसी तरह हमारे देश में भी राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन के सम्राट की तरह जो है राष्ट्र के प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, नाम मात्र के प्रमुख है। वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होता है। और हम बतला रहे थे कि फिर भी ब्रिटेन के राष्ट्रपति से अगर हम देश के राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति की तुलना करें तो हमको कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। जहां पे ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है वो एक तरफ, अगर हम ब्रिटेन के राष्ट्रपति को देखें तो ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत पद है। मतलब वहां पर सम्राट के जो पुत्र पुत्री होते हैं, सम्राट के जो सगे संबंधी होते हैं, वही अगले सम्राट होंगे, वही वहां के महाराज होंगे, वही वहां की महारानी होंगे। लेकिन भारत में राष्ट्रपति की पद जो है वो निर्वाचित पद है। ये बड़ा अंतर है। ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद जो है वो निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति की चुनाव भी सीधे जनता के द्वारा हो, इस बात के लिए बहुत सारे लोगों ने संविधान सभा में अपनी बात को रखा, लेकिन संविधान सभा में इस विचार को खारिज कर दिया गया। कारण ये था कि चूंकि तर्क जो दिए गए कि राष्ट्रपति हमारे देश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं है, और अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव ठीक उस तरह से करते हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि जो जीत के जाते हैं उनके द्वारा फिर प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता के द्वारा किया जाए तो उन्हें भी वास्तविक शक्ति प्रदान करनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा करवाना तार्किक नहीं लगता है। जो दूसरा बड़ा रीजन है कि जिस पद के पास वास्तविक शक्ति नहीं है, उनके निर्वाचन के लिए, उनकी चुनाव के लिए धन का बड़ा सा अपव्यय, बहुत अधिक धनराशि का खर्च, ये भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। तो उस समय क्या हमारे संविधान विशेषज्ञों ने एक तरीका निकाला और उन्होंने कहा कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद निर्वाचित तो होगा, लेकिन सीधे जनता के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होता है। और यही कारण है कि हमारा देश एक गणतंत्र कहलाता है। मतलब संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द का उल्लेख है, जिसको हम हिंदी में गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र का क्या आशय है? गणतंत्र का यही आशय है कि हमारा जो राष्ट्र प्रमुख होता है, हमारे देश का जो प्रमुख होता है, मतलब राष्ट्रपति का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि निर्वाचित होता है। और निर्वाचित क्यों होता है, इसके पीछे के तर्क को भी आप लोग समझ रहे हैं। सीधे जनता द्वारा इसके निर्वाचन के प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया गया संविधान सभा में, इस बात को भी आपको अब आप भलीभांति ढंग से समझ पा रहे होंगे। तो अब आते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो संविधान ने व्यवस्था किया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में आर्टिकल 54 में उल्लेख है। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग लेते हैं। मतलब अगर हम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये हुआ, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का आशय ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग मत डालते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब हम संसद की बात करते हैं, संविधान की जो आर्टिकल 79 है, मतलब अनुच्छेद 79 जो है, उसमें संसद की परिभाषा दी गई है, संसद के बारे में बताई गई है। और आर्टिकल 79 में संसद का मतलब बताया गया है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मतलब राज्यसभा जो संसद का ऊपरी सदन है, और लोकसभा जो संसद का निम्न सदन है, और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले तो निर्वाचक मंडल में हो गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। जो दूसरा जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं वो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जैसे संविधान सभा में भी इस बात को लेकर, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेकर कुछ विमर्श हुआ, कुछ बातचीत हुई, बहस हुई।
वहां पर यह कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद सदस्य को शामिल किया जाए। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ, संविधान के जानकार लोग जो है, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और उन्होंने इस तरह का व्यवस्था किया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल दोनों सदनों के सदस्य ही नहीं हिस्सा लें, बल्कि उनका तर्क यह था कि राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसलिए संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया गया कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। तो दो बात हो गई, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा हो गए जो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। अब यहां पे आपको हम ठहर के जरा एक बात और बता देते हैं कि निर्वाचित सदस्य ही क्यों। कभी कभी ये तार्किक रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें जाननी चाहिए इस बात को कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य को ही चुनाव में भाग लेने का जो है अनुमति क्यों प्राप्त है, मनोनीत सदस्यों को क्यों नहीं। तो देखिए, उसके पीछे जो तर्क दिया गया, जो हमारी जो संविधान सभा थी उसके अंदर जब इस बात को लेकर बहस हुई, तो वहां पे एक तर्क दिया गया कि चूंकि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, हालांकि वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, लेकिन किनके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर आप लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जब हम बात करते हैं, तो मनोनीत सदस्य की जब हम बात करते हैं, तो लोकसभा में भी सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जिन सदस्यों का मनोनयन स्वयं राष्ट्रपति करते हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति को के चुनाव में हिस्सा ले, राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा ले, ये थोड़ा अतार्किक, असंगत प्रतीत होता है। इसीलिए संविधान सभा में इस बात पर एक मत बनी कि जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं या राज्य विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। तो क्लियर है, समझ पा रहे हो इस चीज को कि पहली बात तो राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई, दूसरी बात चूंकि मनोनीत सदस्य जो है उसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, इसीलिए मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से बाहर रखा गया। एक बार फिर से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन हिस्सा ले होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब एक चीज आपको हम और ठहर के बता देते हैं कि चूंकि जो मूल संविधान हमारी बनी थी, उस मूल संविधान में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया था, बल्कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन के जरिए आए। और इसलिए ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को कब जो है निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे हम कि 70वां संविधान संशोधन जो था, जो अमेंडमेंट किया गया था, 70वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया। तो क्लियर है, कई सारे प्रश्न जो है यहां से बन जाते हैं आपको निर्वाचक मंडल से। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं, और ये कई दफे पूछ लिए जाते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। जो राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। मतलब कि अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो जैसे हम भारत के लोकसभा की बात करें, तो भारतीय लोकसभा में अधिकतम जो है वो 552 सीटें हैं, ये अधिकतम है। जबकि वर्तमान में हम बात करें तो लोकसभा में जो है वो 545 सांसद हैं।
इस 545 सांसद में 543 सांसद निर्वाचित होते हैं और 2 जिनका मनोनयन होता है। यहाँ पे एक बात हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि हमारी जो अभी की वर्तमान में जो लोकसभा है उसमें आप देखेंगे कि एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है, जिसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो इस वक्त नहीं है। क्यों नहीं है, अगर आपकी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को लिखें, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। उसी तरह अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? राज्यसभा के अंदर 250 सीटें हैं, ये अधिकतम सीट है। 250 सीट है, ये अधिकतम है। जबकि अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में 245 सांसद है। 245 सांसद जो है वो राज्यसभा में है, मतलब 245 सीटें हैं। उस 245 सीट में आप देखिएगा तो जो मनोनयन होता है वो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 233 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत मनोनयन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये 12 सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। उसी तरह लोकसभा में जो ये 2 सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये तो हो गई आर्टिकल 52, 53, 54। एक बार इस क्लास को समाप्त करने से पहले हम इसको समग्रता सारांशता इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी संसदीय शासन लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में जो है राष्ट्रपति जो है वो संविधान का संवैधानिक प्रमुख होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्र के कार्यपालिका के तमाम कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53(1) के तहत। हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा और इस पद को किसी भी तरह से रिक्त नहीं रखा जा सकता, न ही किसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के पद को समाप्त किया जा सकता, जिसका जिक्र आपको अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जिक्र है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। 1992 में 70वां संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में एक सामान्य जानकारी और 3 मुख्य अनुच्छेद को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि इस क्लास से आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे और अगर कोई डॉट्स दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करें। अगले क्लास में हम लोग फिर आगे देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की क्या पद्धतियां हैं, राष्ट्रपति पद की अर्हता क्या है, कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, या राष्ट्रपति के पास किस तरह की पावर्स हैं, शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले नए क्लास में फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत